वेलकम बैक दोस्तों, शोमूज बायोलॉजी के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे अपने कई सब्सक्राइबर्स से उस पर एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आई है। इससे पहले मैंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर वीडियो बनाया था। इसीलिए यदि आप एनएमआर और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं और आपको उस पर वीडियो मिलेंगे। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी न केवल केमिकल या केमिस्ट्री लैब्स में बल्कि लाइफ साइंसेज में भी बहुत ज्यादा उपयोग की जाने वाली टेक्निक है। कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आइडिया पर निर्भर करते हैं, लेकिन पहला सवाल यह है कि हमें इस टेक्निक की आवश्यकता क्यों है। अगर यह एक टेक्निक है तो यह टेक्निक हमें क्या दे रही है। इसका उत्तर यह है कि कई सिचुएशंस में हमें एक सॉल्यूशन में डिफरेंट सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाने की आवश्यकता होती है, और जिसे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और कुछ सॉल्यूशंस में पूरी तरह से मेजर कर सकते हैं। सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन भी माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल के दौरान हम मेजर के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यह हमें सॉल्यूशन में मौजूद किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में एक कॉन्सेंट्रेशन अच्छा डेटा दे सकता है, लेकिन यह हमें मॉलिक्यूल में प्रेजेंट केमिकल ग्रुप के बारे में भी थोड़ा बता सकता है। लेकिन जो डेटा हमें मिलता है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बहुत समान डेटा दे सकती है। इसलिए इसका उपयोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस के लिए होता है। लेकिन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हमें वास्तव में कॉन्सेंट्रेशन का पता कैसे चलेगा। आइए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री को समझने के लिए इस वीडियो में इसे देखें। हम इसे कलरीमेट्री के रूप में भी टैग करते हैं, जो कलर सब्सटेंसेस के डिफरेंट कलर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें वहां प्रेजेंट कलर्ड कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन की पहचान करने में मदद कर सकता है। और हम एंजाइम एसोसिएटेड एक्टिविटीज और एंजाइम किनेटिक स्टडीज का पता लगाने के लिए एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इसका काफी उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और इसकी पूरी टेक्निक कैसे ओरिएंटेड है, टेक्निक का मैकेनिज्म कैसा है और वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस टेक्निक को पॉसिबल बनाने के लिए वहां पर प्रेजेंट है। फिर मैं मोलेक्युलर मैकेनिज्म बताऊंगा जिसके साथ ये टेक्निक वर्क करती है। तो आइए इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री के असली सेटअप से ही शुरुआत करें, और हम एक ऐसे सोर्स से शुरुआत करते हैं जो डेफिनेटली एक लाइट सोर्स है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री यूवी या लाइट की विजिबल रेंज को यूटिलाइज करती है, वो भी एक एनर्जी सोर्स की तरह कंसंट्रेशन के महत्वपूर्ण फीचर को ढूंढने के लिए। आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री के मामले में हम जानते हैं कि उन्होंने इंफ्रारेड लाइट की रेंज का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां हमने यूवी या विजिबल रेंज का इस्तेमाल किया है। और आप यूवी और विजिबल रेंज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज की तरह जानते हैं। आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिसे हम पूरी तरह से देखते हैं। और डिटेल्स में बात करने से पहले बेसिक आइडिया ये है कि यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो आपको डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलेंगे। ये गामा रेज से लेकर माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स तक है। तो वे डिफरेंट वेव्स हमें क्या बता रही हैं। जिस इंपॉर्टेंट फीचर को आपको हमेशा जानने की आवश्यकता है वह दो चीजों का विचार है। एक है वेवलेंथ और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी। किसी वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी वह वेव उतनी ही अधिक एनर्जेटिक होगी, वह एनर्जी होगी। यही आइडिया है, अधिक फ्रीक्वेंसी अधिक एनर्जी। और यदि आपके पास अधिक फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ लॉन्ग होगा। मेरा मतलब है मोर फ्रीक्वेंसी लेस वेवलेंथ, हायर एनर्जी और लेस एनर्जी का अर्थ है लेस फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ। तो यदि बहुत लॉन्ग वेवलेंथ है जो आपको लेस फ्रीक्वेंसी और लेस एनर्जी देगी, तो शॉर्टर वेवलेंथ आपको मोर फ्रीक्वेंसी और मोर एनर्जी देगी। तो इस मामले में यदि हम इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम को स्मॉल पार्ट और फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं तो हम यहां जो पाएंगे वह मुख्य रूप से 200 से 800 तक है। ये एक प्रकार की रेंज है। हालांकि हम इसे वेवलेंथ में 10-20 नैनोमीटर तक बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक यही रेंज होती है। 200 से 400 तक लगभग यूवी रेंज के रूप में लिया जाता है, और 400 से 800 तक लगभग यहां विजिबल लाइट रेंज में लिया जाता है, जिसे हम आम तौर पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से यूवी रेंज इससे भी पीछे होती है। लेस वेवलेंथ इस भाग तक वेवलेंथ के नैनोमीटर के लेस नंबर में मौजूद होते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को देखकर हम यहां जो जानते हैं वह ये है कि जैसे जैसे हम यूवी के करीब जा रहे हैं वेवलेंथ कम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी अधिक है।
जैसा कि हम इस तरफ जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए इस राइट हैंड साइड हम माइक्रोवेव आईआर या इंफ्रारेड की तरह अधिक पाएंगे। इसका मतलब है लॉन्ग वेव लेंथ्स, लेस एनर्जी, लेस फ्रीक्वेंसी, जब तक हम यूवी एक्सरे गामा रे की ओर नहीं जाते। इसका मतलब है कि वेवलेंथ बहुत कम है और फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है, एनर्जी भी बहुत अधिक है। ये है स्कीम। अब इस स्कीम से हम केवल 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर रेंज लेते हैं। अब इस केस में जब भी हम 400 से 800 नैनोमीटर तक जाते हैं तो हमारे पास लाइट की विजिबल रेंज होती है, जो विजिबल कलर्स होते हैं, जिन्हें हम वीप जी या कलर वायलेट, अल्ट्रा वायलेट से जानते हैं, जो कि वायलेट से रेड तक अलग अलग 7 सेपरेट कलर्स होते हैं। विजिबल रेंज के इस भाग से कलर अरेंज होते हैं। अब हम बस इतना करते हैं कि यदि हम इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो ये सोर्स की तरह हो जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के लाइट सोर्स की तरह मान लें कि इसमें फिलामेंट है, ये लाइट सोर्स है, और लाइट सोर्स के बाद इसका एक सेपरेट यूनिट है जिसे मोनोक्रोमेटर के रूप में जाना जाता है। मुझे जरा इस यूनिट को पहले ड्रॉ कर लेने दीजिए। तो ये जो है ये मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर नॉर्मली ये करता है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि सोर्स लाइट यूवी रेंज में विजिबल होती है। इसमें वो बेसिक लाइट होती है जो कि लाइट बल्ब और स्कूटर की हेडलाइट में होती है। तो इस चीज में 7 अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं। तो मोनोक्रोमेटर लाइट की उन सभी अलग अलग वेवलेंथ्स को सिंगल बीम में सेपरेट कर देता है। इसीलिए इसे मोनोक्रोमेटर कहा जाता है, क्योंकि यह इस लाइट के सभी मिक्सचर से सिंगल बीम बनाता है। और मोनोक्रोमेटर के बाद हमारे पास और क्या है? हमारे पास बीम सेपरेटर, और बीम सेपरेटर है लगभग लगभग समान, लेकिन हम एक सिंपल नॉब कह सकते हैं जो बीम को अलग कर सकती है और इसे 2 अलग अलग डायरेक्शंस में गाइड कर सकती है। और इस 2 अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास 2 अलग अलग चेंबर्स हैं। एक कंट्रोल और सैंपल चेंबर के लिए है, और फिर दोनों के ठीक बाद ये चेंबर एक डिटेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सबसे आसान ड्राइंग है, और ये सोर्स से शुरू होती है और सोर्स लाइट अंदर आती है, और यहाँ हमारे पास छोटे छोटे गैप्स, स्लिट्स हैं जिनके माध्यम से लाइट गुजरती है। वहां से गुजरने के बाद क्या होगा, ये मिरर्स इसे रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अंत में इस मोनोक्रोमेटर के अंदर एक प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म उन लाइट को इन सभी डिफरेंट टाइप्स में एक तरह से अलग कर देगा। ये सब लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर्स हैं, जो इस अल्टीमेट चेन से केवल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को गुजरने की अनुमति देते हैं। पर अब आप इसे बदल सकते हैं। जैसे कभी भी आप रेड लाइट को पार कर सकते हैं, ये ब्लू कलर को पार कर सकते हैं, ये ऑरेंज को पार कर सकते हैं, ये येलो कलर को भी पार कर सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चैनल किस एंगल में मौजूद है जिससे होकर वह जाएगी। ये बीम सेपरेटर है, और ये बीम सेपरेटर एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट को अलग करेगा, इसे 2 चेंबर्स में भेजेगा, कंट्रोल वाले चेंबर में और सैंपल वाले चेंबर में, और फिर इन दोनों से वो डिटेक्टर द्वारा डेटा को प्राप्त करेगा। डिटेक्टर द्वारा फिर डेटा का पता लगाया जाएगा, और फिर अंत में वो डेटा रिकॉर्ड करेगा, और फिर जाके वो आपको इसका आंसर देगा। अब यहाँ मेन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, और इस केस में हमारा क्या रोल होता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री का विचार बस ये है कि जब भी लाइट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से टकराती है तो वह मॉलिक्यूल से टकराती है, और वह मॉलिक्यूल उत्तेजित हो जाता है, और एक बार उत्तेजित होने पर इलेक्ट्रॉन लोअर, या हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में कूद जाता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वह उस पर्टिकुलर लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का उपयोग ग्राउंड स्टेट से टॉप स्टेट में जाने के लिए करता है। क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एकमात्र पॉसिबल चीज एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस मामले में एनर्जी प्राप्त करने पर उस पॉइंट पर एनर्जी थोड़ी अब्सॉर्ब्ड होती है। इस पॉइंट पर एनर्जी का उपयोग अधिक साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। तो हम क्या जानते हैं, अगर एनर्जी का उपयोग किया गया तो लाइट की इंटेंसिटी खो जाएगी। तो हम क्या जानते हैं, यदि हम एक ब्लैंक स्पेस रखते हैं
मान लीजिए क्यूवेट। क्यूवेट छोटे चेंबर्स होते हैं जहां हम टेस्ट के लिए सैंपल्स जोड़ते हैं, इसलिए आमतौर पर वे ग्लास से बने होते हैं। तो यह ग्लास क्यूवेट यहां मौजूद है और इस क्यूवेट में हम ओनली वाटर डालते हैं, इसलिए वहां कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है और कुछ भी नहीं है, वहां कंप्लीटली बेसिक वाटर है। तो क्या होता है, वह लाइट बीम वाटर से होकर गुजरता है और वाटर में ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो अंत में किसी लाइट को अब्सॉर्ब कर सके या लाइट से एनर्जी का उपयोग कर सके। तो यह जो करता है वह आमतौर पर लगभग सेम इंटेंसिटी से गुजरता है जो अंत में यहां पहुंचता है। तो हमें यहां क्या मिलता है, दो सेपरेट इंटेंसिटी हैं जिन्हें एक डिटेक्टर हमेशा मेजर कर सकता है। दोनों क्यूवेट में हम पानी डालते हैं तो क्या होगा, वही लाइट जो आएगी। आमतौर पर जो लाइट तब आती है जब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसे लाइट की इंटेंसिटी के रूप में जाना जाता है। I0 से शुरू होता है, यह लाइट की इंटेंसिटी का स्टार्ट पॉइंट है। और फिर यदि हम सैंपल डालते हैं तो हमें मॉलिक्यूल के आधार पर एक और इंटेंसिटी मिलती है जो सैंपल में प्रेजेंट है, और यहां भी वैसा ही है। इसलिए हम इसे I भी कहते हैं क्योंकि यह सैंपल की इंटेंसिटी है। लेकिन इस केस में हम जानते हैं कि यदि हम दोनों चेंबर्स में वाटर डालते हैं तब हम पाएंगे I0 की वैल्यू I के इक्वल होगी। स्टार्ट की इंटेंसिटी और एंड की इंटेंसिटी सेम है। इसका मतलब है कि हम एक ही सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं और लिटरली ये सॉल्यूशन ऐसी कोई इंटेंसिटी नहीं ले रहा है जो पहले इस बीम सेपरेटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। लेकिन अब इमेजिन करें कि सैंपल चेंबर में, सैंपल ट्यूब में हमने एक क्यूवेट डाला है और यहां हम जो डालते हैं वह एक सॉल्यूशन डालते हैं। चलो इसे प्रोटीन कहते हैं। मान लीजिए कि हमने वहां प्रोटीन का सॉल्यूशन डाला है। अब प्रोटीन, मेनली प्रोटीन और उन सभी एरोमेटिक अमीनो एसिड में बल्की रिंग्स होते हैं। तो अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर एनर्जी प्राप्त करेगा, और यदि आप डीएनए भी डालते हैं तो वो भी बाकी के कंपेयर में लाइट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा, और ये डीएनए में प्रेजेंट बेसिस के कारण होता है। इसलिए आमतौर पर प्रोटीन के लिए हम जानते हैं कि यह 260 नैनोमीटर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा। तो एक बार मुझे 260 नैनोमीटर वेवलेंथ प्राप्त होती है और इससे वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होता है। वहां मौजूद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के नंबर, प्रोटीन की अमाउंट, प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन द्वारा इस एनर्जी में से कुछ का एब्जॉर्प्शन होता है। वहां जितना अधिक प्रोटीन होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा, और इंसिडेंट की इंटेंसिटी और रिफ्लेक्ट की इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट पास हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और डिटेक्टर तक पहुंच रही है। तो वहां जितना अधिक एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही I की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस केस में हम जानते हैं कि इंटेंसिटी में नेट चेंज हुआ है, और नेट चेंज के बारे में हम जो पा सकते हैं वह यह है, ये इंटेंसिटी में नेट चेंज है ना। तो जिसे हम यहाँ ट्रांसमिटेंस के रूप में जानते हैं, उसे वैल्यू के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हम इसे ट्रांसमिटेंस या कैपिटल T कहते हैं। I के लिए I0 की वैल्यू, जिसे ट्रांसमिटेंस के रूप में जाना जाता है। इसलिए जितनी अधिक लाइट रिफ्रैक्टेड होती है उतनी अधिक लाइट रिमूव हो जाती है। इसका मतलब है कि जितना अधिक ट्रांसमिशन होगा और उतनी ही कम लाइट रिमूव होगी, जो कि I की वैल्यू कम होगी, कम ट्रांसमिटेंस होता है। तो अगर अब हम ट्रांसमिटेंस की वैल्यू जानते हैं तो अब्सॉर्बेंस के बारे में क्या है। ट्रांसमिटेंस और अब्सॉर्बेंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो यदि उस स्थिति में ट्रांसमिटेंस I डिवाइड I0 है तो अब्सॉर्बेंस I0 डिवाइड I का लॉग वैल्यू बन जाएगा। इस तरह आप अब्सॉर्बेंस को मेजर करते हैं। इसलिए अधिक ट्रांसमिटेंस, कम अब्सॉर्बेंस, कम ट्रांसमिटेंस, अधिक अब्सॉर्बेंस। और ये बिल्कुल सच है, और ये सैंपल के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब वो ये भी डिक्टेट करता है कि यहाँ पर किस प्रकार का मॉलिक्यूल है और किस प्रकार का केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है। वहां ये भी डिक्टेट होता है कि उन्हें किस वेवलेंथ पर एनर्जी प्राप्त होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक टाइप के केमिकल ग्रुप्स के लिए एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जिसके लिए अब्सॉर्बेंस मैक्सिमम होता है, जिसे लैम्डा मैक्स या लैम्डा मैक्सिमम के रूप में जाना जाता है। लैम्डा मैक्स एक मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके लिए वे आपको सबसे अधिक अब्सॉर्बेंस देंगे, और वहां की रीडिंग को लैम्डा मैक्स के रूप में जाना जाता है। और हम डिफरेंट टाइप्स के केमिकल ग्रुप्स के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि वे इस लाइट को अब्सॉर्ब क्यों करते हैं और यह प्रोसेस मॉलिक्यूलर लेवल की कैसे थी।
हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एग्जैक्टली इस डेटा की इंटरप्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिटेक्टर दो चीजों I0 और I का पता लगाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताएगा कि क्या वे कुछ लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे या वे अधिक लाइट ट्रांसमिटेड करेंगे। तो इसके लिए हम इस पर्टिकुलर केस में जो पा सकते हैं वह ये है कि हम अब्सॉर्बेंस और परसेंट के हिसाब से अब्सॉर्बेंस में अंतर के साथ एक डेटा प्लॉट कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ अब्सॉर्बेंस का है। तो यदि आप एक को जानते हैं, यदि आप अब्सॉर्बेंस को जानते हैं, तो हम उससे कॉन्सेंट्रेशन भी पा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कैसे? क्योंकि ट्रांसमिटेंस, यदि आप इस डेटा में नॉर्मली देखते हैं तो वे हमें वैल्यू के रूप में अब्सॉर्बेंस नहीं देंगे, क्योंकि डिटेक्टर ट्रांसमिशन का सही पता लगाता है, क्योंकि सैंपल में अब्सॉर्बेंस होता है और डिटेक्टर केवल यह पता लगाता है कि कितना ट्रांसमिट किया गया है। इस क्यूवेट के माध्यम से डिटेक्टर तक कितना ट्रांसफर होता है, तो हमेशा जो वैल्यू हमें मिलेगी वह ट्रांसमिटेंस फॉर्म में होगी। तो बस यहां से हम जो ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और उस ग्राफ में हम जो कहते हैं वह है ट्रांसमिटेंस और मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। इसलिए क्यूवेट की लेंथ में ट्रांसमिटेंस की वैल्यू लगभग 10 से पावर माइनस कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। यानी क्यूवेट की लेंथ ये भी डिक्टेट करती है कि उस क्यूवेट में उस मॉलिक्यूल्स के कितने और कैसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो बियर और लोम्बार्ड के अनुसार उन्होंने हमें बताया कि टी या ट्रांसमिटेंस को लेंथ में 10 पावर माइनस कंसेंट्रेशन के रूप में मेजर किया जा सकता है। लेकिन ट्रांसमिटेंस हमें अधिक डेटा नहीं देगा, क्योंकि यदि हम डेटा को ट्रांसमिटेंस के टर्म्स में रखते हैं तो मान लें कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ट्रांसमिशन मैक्सिमम होना चाहिए। उस केस में राइट अब्सॉर्बेंस बहुत कम होगा, इसलिए ट्रांसमिशन हाईएस्ट होगा। फिर मान लीजिए थोड़ा सा, फिर थोड़ा और अधिक और अधिक और अधिक, तो हमें किस प्रकार का ग्राफ मिलेगा? हमें इस स्लोप जैसा एक ग्राफ इस प्रकार मिलेगा। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक लीनियर ग्राफ नहीं है। इस ग्राफ में एक प्रॉब्लम यह है कि हम डेटा को सीधे डिटेक्टर से परसेंट ट्रांसमिटेंस और कंसंट्रेशन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए डेटा का अनुमान लगाना मुश्किल होगा। मान लीजिए कि हम सैंपल्स को जानते हैं और हम कुछ टेस्ट सैंपल्स का उपयोग करते हैं। वो कंसंट्रेशन जिसे हम जानते हैं और हमने इसको प्लॉट किया है, ये हमारे लिए एक अननोन होता है और हम उस अननोन की टेस्टिंग करते हैं और किसी तरह अननोन यहाँ पर है, इसीलिए हमारे लिए अंत में ये कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उस अननोन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ये वास्तव में डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर डेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो तो किसी अननोन सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और ये वही है जो हम आमतौर पर लैब में करते हैं। यदि आप प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन को चेक कर रहे हैं तो हम पहले प्रोटीन का स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन तैयार करते हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम पहले से ही जानते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इसके साथ एक डेटा प्लॉट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और फिर अननोन सैंपल। जब भी हम डेटा डालकर अब्सॉर्बेंस प्राप्त करते हैं तो हम उस प्रोटीन की एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाने के लिए डेटा को कॉन्सेंट्रेशन में एक्सट्रपलेशन कर सकते हैं। लेकिन हम एग्जैक्टली कर्व में एक स्ट्रेट लाइन कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक बिग प्रॉब्लम है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमें अब्सॉर्बेंस स्केल पर डेटा मिले, क्योंकि अब्सॉर्बेंस स्केल में डेटा कुछ इस तरह होना चाहिए। इसकी शुरुआत लो कंसंट्रेशन, लो अब्सॉर्बेंस, हाई कंसंट्रेशन, हाई अब्सॉर्बेंस से होगी। एक लीनियर रिलेशन, लेकिन ट्रांसमिटेंस एक लीनियर रिलेशन नहीं है। तो इस केस में इसे किसी भी कर्व्ड लाइन का लीनियर रिलेशन बनाने के लिए, ये बात आप जिंदगी भर याद रखना कि इसके लिए आप लॉग करेंगे। तो लेंथ में कंसंट्रेशन का लॉग वैल्यू जो आपको एब्सॉर्बेंस की वैल्यू दे सकता है, ये आपको एब्सॉर्बेंस का वैल्यू देगा। और लॉग वैल्यू जो हम यहां उपयोग करते हैं वह केवल एक कांस्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे लेंथ में कंसंट्रेशन में मोलार एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या एप्सिलॉन के रूप में जाना जाता है। इसे हम एप्सिलॉन के नाम से भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन को सी लेंथ के रूप में लिखा जाता है, क्यूबिट की लेंथ को एल के रूप में जाना जाता है। तो फॉर्मूला इस प्रकार आता है कि एप्सिलॉन सीएल एब्सॉर्बेंस के इक्वल है। यह लैम्बर्ट बियर इक्वेशन और इस इक्वेशन से प्राप्त नेट अब्सॉर्बेंस फॉर्मूला ECL है। यदि आप अब्सॉर्बेंस जानते हैं तो आप यह भी बता सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में हम अब्सॉर्बेंस पा सकते हैं। इसलिए यदि आप अब्सॉर्बेंस जानते हैं तो आप कंसंट्रेशन पा सकते हैं। तो एक कंसंट्रेशन के लिए यह एप्सिलॉन द्वारा एल में डिवाइडेड
एब्जॉर्बेंस होगा। इस प्रकार हम किसी अननोन मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रोटीन, डीएनए या कोई अन्य मॉलिक्यूल हो सकता है। इस फैशन से हम क्या बना सकते हैं? हम ग्राफ की एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं और हम आसानी से कॉन्सेंट्रेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यह ग्राफ की स्ट्रेट लाइन है और हम जानते हैं कि अननोन प्रोटीन किसी तरह यहां रिप्रेजेंट और प्रेजेंट किया गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन को आसानी से ड्रैग किया जाता है, हम इसे यहां पाएंगे और उस केस में सी डॉट ट्रांसमिशन में ये अब्जॉर्बेंस होगा। तो इस प्रकार आपको ग्राफ से कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से वह मैकेनिज्म है कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज कैसे करते हैं और इससे डेटा कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरा पार्ट भी बाकी है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर क्यों और कैसे काम कर रहा है। याद रखें कि इस प्रकार के सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, इन सभी डिफरेंट वेराइटीज के मॉलिक्यूल्स के लिए केवल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, जिसके लिए वह मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी प्राप्त करेगा और एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और एनर्जी का किस तरह ट्रांसमिटेंस करेगा। अब इसे समझने का मैकेनिज्म क्या है, मुझे इसमें से कुछ मिटाने दो। अभी हम जो जानते हैं वह यह है कि सभी अलग अलग मॉलिक्यूल केमिकल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट बॉन्डिंग्स है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर हम यहां देखें तो ये बस है कि हम उनकी एनर्जी स्टेट्स और एनर्जी स्टेट्स को ग्राउंड स्टेट्स जैसे नॉन बॉन्डिंग स्टेट या एन के साथ डिवाइड कर सकते हैं और फिर हमारे पास पाई स्टार, सिग्मा है। ये लगभग सबसे सिंपलेस्ट आइडिया है कि एटम में एनर्जी स्टेट्स कैसी दिखती है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सिग्मा पाई एन है जो एक नॉन बॉन्डिंग है और फिर पाई स्टार और सिग्मा स्टार है, ये भी नॉन बॉन्डिंग है लेकिन ये बॉन्डिंग है। तो आइडिया ये है कि हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन के बीच प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। तो कार्बन के इस केस में यहां नॉर्मली क्या होता है, सॉरी कार्बन और कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी, तो मेरे पास ये एक सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत सिग्मा बॉन्ड, और इसे बनाने और तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी लगती है। तो यहां सिग्मा बॉन्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, मान लीजिए कि यहां इस ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन जब भी एक स्पेसिफिक एनर्जी प्राप्त करते हैं तो यह सिग्मा स्टार्स तक जंप लगा सकता है, इसलिए यह एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप लगाएगा। यह हायर एनर्जी स्टेट का ग्राउंड स्टेट है। लेकिन प्रॉब्लम हायर एनर्जी स्टेट में है, बॉन्ड बहुत अधिक स्टेबल नहीं होगा, तो फिर इसे वहां से रिमूव करने की जरूरत है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के लिए ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में सीधे सिग्मा से सिग्मा स्टार तक जंप लगाते हैं। अब वे इस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर भी जंप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब इसमें केवल कम एनर्जी लगेगी। इसी प्रकार यदि यह सी डबल बॉन्ड ओ है तो हम जानते हैं कि यह एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के लिए जर्नी इस पाई से शुरू होगी और ये पाई स्टार तक और पाई से एन तक जाएगी। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हिट करने वाली लाइट की एग्जैक्ट वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है। यही कारण है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए एक्साइटेशन के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ पर भरोसा करते हैं, जो हमेशा उस एनर्जी के जवाब में उस मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होता है जो उन्हें हिट करने वाले लाइट की वेवलेंथ के जवाब में रिसीव होती है। अगर लाइट की वेवलेंथ कम है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली हाई एनर्जी सिग्मा बॉन्ड के लिए ये डायरेक्टली सिग्मा स्टार पर पहुंचेगा। लेकिन एक पाई बॉन्ड के लिए अगर ये बहुत समान कंपैरेटिव रूप से कम एनर्जी के लिए काम करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को पाई से पाई स्टार तक पुश नहीं कर सकता है। इंस्टेड ये पाई से नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ओर पुश करेगा, और ऐसा ही होता है। और उसके आधार पर अब्जॉर्बेंस भी अलग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एनर्जी स्टेट में जंप के लिए ली गई एनर्जी नष्ट हो जाती है। यही वह एनर्जी है जिसे अब्सॉर्ब्ड किया जाता है, बाकी एनर्जी बाहर ट्रांसमिटेड कर दी जाती है। इस तरह हम ट्रांसमिटेंस पाते हैं। ओके, तो एक प्रकार से यही आइडिया है। इस आइडिया को देखकर आप ये अंदाजा लगाने में कामयाब हो सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में किस प्रकार के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और उसमें किस प्रकार के केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन रियलिटी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच सिमिलर टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स के समान फॉर्मूला होता है जिन्हें आप पहचान नहीं सकते हैं। हम इस टेक्निक को देखकर एग्जैक्ट ग्रुप को नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए आप इसका उपयोग उन स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स के बारे में जानने के लिए नहीं करते हैं जो एनएमआर के लिए उपयोग किए जाएंगे, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मामले में उपयोग किए जाएंगे।
हम मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस के प्रोसेस के लिए यूवी को विजिबल रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।